आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 111। ये सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर झूवयांग गुस्से से लाल हो गया। मेसन सभी जीवों के लिए घर बनाते थे, शेफ भूख और प्यास से बचने के लिए समझदार लोगों के लिए खाना बनाते थे, टीचर दुनिया भर के लोगों को पढ़ाते और सिखाते थे। ये काम कैसे कम लेवल के थे। टीचर और शेफ के प्रोफेशन की तुलना में लोहार का प्रोफेशन थोड़ा कम लगता था, कम से कम ज़्यादातर लोगों की नज़र में तो। लेकिन ऐसा क्यों था कि लोहार के प्रोफेशन को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से पहचाना जा सकता था, लेकिन टीचर और शेफ के सब प्रोफेशन को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से पहचाना नहीं जा सकता था। झू वुवान भी थोड़ा कंफ्यूज था। क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर के प्रोफेशन को असली सेकेंडरी प्रोफेशन नहीं माना जाता था? आखिर बहुत से लोग जिनके पास कुछ खास नहीं था, वे टीचर बन सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर कई प्राइवेट किंडरगार्टन हैं। जहां तक शेफ की बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि वे एल्केमी से ओवरलैप करते हों? आखिर शेफ द्वारा पकाए गए कई मेडिसिनल डिश एल्केमी के ही कम लेवल के वर्जन थे। झू वुवान को भी पक्का नहीं था। आखिर स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने उसे पहले ही 3 बार नोटिफाई कर दिया था और कोई और नोटिफिकेशन नहीं था। हालांकि लगातार फेल होने के बावजूद झू वुवान ने हार नहीं मानी। वह और सब ऑक्यूपेशंस में मास्टर करती रही, ये देखना चाहती थी कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम किन सब ऑक्यूपेशंस को पहचान सकता है ताकि झू वुवान को आगे बढ़ने की ज़्यादा आज़ादी मिल सके। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस बीस्ट टैमिंग क्लासिक में मास्टरी करने के लिए बधाई। आपको 5000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 50% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार अप्रेंटिस बीस्ट टैमर बनने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 50% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह बीस्ट टैमिंग टेक्निक को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने भी पहचान लिया था, जिससे झू वुवान को मिले फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की संख्या और 10% बढ़ गई। अब से ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पाने के प्रोसेस में झू वुवान की ताकत बढ़ाने के लिए उसके शरीर में सिर्फ 50% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स ज़बरदस्ती डाले जाएंगे। बाकी 50% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स झू वुवान आसानी से बांट सकती थी। शुरू में झू वयांग कोशिश करते रहना चाहता था। बदकिस्मती से कोशिशों की इस लहर की वजह से झू वयांग को बहुत ज़्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के ज़बरदस्ती डाले जाने से उसकी ताकत पहले से ही इनबोर्न रेल्म की लिमिट के करीब थी। निचले डेंटियन में लगभग 100 मील के दायरे वाले विशाल समुद्र का अंदरूनी हिस्सा लगातार उछलता और दहाड़ता था। ये किसी भी समय भयानक ताकत के साथ फट सकता था। पूरा निचला डेंटियन लगभग पूरी तरह से भर गया था। 9 महान चक्रों में मेरिडियन के पास विशाल समुद्र का अंदर का सार भी लगातार बह रहा था, जिससे नदियां बन रही थीं जो 9 महान अमर मेरिडियन को भरने वाली थीं। विशाल समुद्र के इतने मजबूत और शुद्ध अंदर के सार के पोषण में झू वुवान के शरीर के सभी हिस्से भी बहुत तेजी से बेहतर हो रहे थे और लिमिट के और करीब पहुंच रहे थे। अगर उसे इसे हल करने का कोई तरीका नहीं सूझा, तो जब झू वुवान की ताकत इनेट रेल्म की लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उसे मिले सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट बेकार हो जाएंगे। झू वुवान यही नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह सब क्लास पर अपनी कोशिशें रोककर पहले इस समस्या को हल कर सकता था। कुछ सोचने के बाद झू वुवान ने पहले इमेंसिटी सी ओरिजिनल कोडेक्स को बेहतर बनाने और इमेंसिटी सी के अंदरूनी सार को क्रिस्टलाइज करने का तरीका समझने का फैसला किया। इस तरह वह दर्जनों गुना ज़्यादा अंदरूनी सार स्टोर कर पाएगा। जब वह इंपीरियल लाइब्रेरी के तीसरे लेवल पर किताबें पलट रहा था, तो झू वुवान ने उन सभी तरीकों और टेक्निक को समझ लिया था और उन्हें मिला दिया था जो अंदरूनी युआन के क्रिस्टलाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद थे। इस समय उसे जो करने की ज़रूरत थी वह था उन्हें वास्ट सी ओरिजिन कोडेक्स में मिलाना, ताकि वास्ट सी ओरिजिन कोडेक्स एक ऊंचे लेवल तक पहुंच सके और क्रिस्टलाइजेशन का असर हो सके। झू वान सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में पालथी मारकर बैठा था। वास्ट सी सोर्स स्क्रिप्चर की बातें और कुछ बेमिसाल पुरानी किताबों में बताए गए इनेट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एसेंस के राज उसके दिमाग में आते रहे। साथ ही उसने इसका इस्तेमाल नए आइडिया बनाने और ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक समझने के लिए भी किया। इटर्नल सी सोर्स कोड में इटर्नल सी में एसेंस के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कोई कंटेंट नहीं था। कई बेमिसाल पुरानी किताबों और पौराणिक किताबों में भी बहुत कम ऐसी किताबें थीं जिनमें अंदरूनी अंदर के एसेंस के क्रिस्टलाइजेशन के तरीके के बारे में बताया गया था। आखिरकार अंदरूनी युआन का अंदरूनी क्रिस्टलाइजेशन बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। अगर कोई सावधान नहीं रहा तो इससे अंदरूनी युआन पागल हो सकता था। खतरा इनाम के अनुपात में नहीं था। जब तक कोई बेमिसाल एक्सपर्ट न हो जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आना चाहता हो, आम्पीक ज़ियानिटियन एक्सपर्ट ज़ियानिटियन अंदरूनी युआन क्रिस्टलाइजेशन की समस्या पर विचार भी नहीं करेंगे। हालांकि मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में आने का तरीका पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए बहुत कम बेमिसाल एक्सपर्ट अंदरूनी अंदर के एसेंस के क्रिस्टलाइजेशन की समस्या पर विचार करेंगे।
असल में ज़्यादातर बेमिसाल एक्सपर्ट को ये भी नहीं पता था कि अंदरूनी अंदर के एसेंस को भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जू वानहाउ ने रॉयल लाइब्रेरी में 3000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थीं और उनमें से 1000 से ज़्यादा टॉप क्लास और बेमिसाल किताबें थीं। आखिर में 10 से भी कम किताबें ऐसी थीं जिनमें क्रिस्टलाइजेशन के तरीके के बारे में बताया गया था। कोई सोच सकता है कि वे कितनी दुर्लभ थीं। अगर ऐसा न होता तो जू वुवान खुद से क्रिस्टलाइजेशन के तरीके को समझना नहीं चाहता था। ये सच था कि जू वुवान को जो कुछ क्रिस्टलाइजेशन के तरीके मिले थे वे या तो उसके लिए सही नहीं थे या बहुत मुश्किल थे, जिससे विशाल समुद्र के अंदरूनी सार को सफलतापूर्वक क्रिस्टलाइज करना मुश्किल हो गया था। खुशकिस्मती से जू वानहाउ एक दिव्य स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और बहुत समझदार था। इन क्रिस्टलाइजेशन तकनीकों के रेफरेंस के बिना भी वह क्रिस्टलाइजेशन तकनीकों को ज़बरदस्ती समझने में सक्षम था। इसके अलावा कई क्रिस्टलाइजेशन तकनीकों को रेफरेंस के तौर पर रखने से जू वुवान के लिए उन्हें समझना और मिलाना और भी आसान हो गया था। जू वयांग ने कई पुरानी किताबें भी याद कर ली थीं। हालांकि इन पुरानी किताबों में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी वे इसे उदाहरण से समझने में मदद कर सकती थीं, जिससे जू वयांग के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को समझना और भी मुश्किल हो गया। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक और वेस्ट सी एसेंस कैनन की बातें उसके दिमाग में लालटेन की तरह चमक रही थीं। हर तरह की प्रेरणाएं सितारों की तरह खिल रही थीं, इन यादों में गुंथी हुई थीं, जिससे जू वयांग जल्दी से उनमें डूब गई। इटर्नल सी इनर एसेंस का क्रिस्टलाइजेशन तरीका पहले ही बन चुका था। जू वुवान प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने और सुधारने में लगी रही। इटर्नल सी एसेंस ओपस, जो पहले ही मिथिकल स्टेज पर पहुंच चुका था, जू वुवान के सुधार के प्रोसेस में और बेहतर हुआ और उसकी ताकत और भी बड़ी होती गई। उसी समय जू वुवान के शरीर में वस्ट सी का असली बहुत मजबूत और शुद्ध अंदरूनी सार बदल गया। ये धीरे धीरे और मजबूत और शुद्ध होता गया। किसी समय जू वुवान के निचले डेंटियन में वस्ट सी इनर एसेंस पहले ही 100 मील की लिमिट तक पहुंच चुका था। उसके 9 मुख्य चक्र मेरिडियन भी वस्ट सी इनर एसेंस से भर गए थे। इसे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। जू वुवान के शरीर में विशाल सी इनर एसेंस इतना शुद्ध था कि यह जियू झाओ नेशन के किसी भी बेमिसाल एक्सपर्ट से पहले ही आगे निकल चुका था। दूसरे शब्दों में, जियू झाओ नेशन में कोई भी ऐसा बेमिसाल एक्सपर्ट नहीं था जिसका अंदरूनी सार जू वुवान के बराबर हो सके। जिन सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक में उसने महारत हासिल की थी, उन्हें एक तरफ रखकर सिर्फ सबसे बुनियादी अंदरूनी सार पर भरोसा करके जू वुवान पहले से ही अंदरूनी स्टेज में अजेय था। उसके मन में स्पिरिचुअल रोशनी तारों के खिलने जैसी थी। इस चमकदार तारों की रोशनी में वास्ट सी ओरिजिन ओपस अभी भी लगातार बेहतर और बदल रहा था। जू वयांग पहले से ही इसमें डूबा हुआ था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह कहाँ है। इटर्नल सी क्रिस्टल स्क्रिप्चर। पूरा दिन और रात बिताने के बाद जू वुवान ने आखिरकार वास्ट सी ओरिजिन ओपस को बदल दिया। इसकी पावर लगभग 30% बढ़ गई। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसने क्रिस्टलाइजेशन का वह तरीका खोज लिया था जो सिर्फ वास्ट सी ओरिजिन ओपस के लिए खास था। जहाँ तक बदले हुए वास्ट सी एसेंस ओपस की बात है, जू वुवान ने उसका नाम वास्ट सी क्रिस्टल ओपस रखा। अगर पिछले इटर्नल सी एसेंस स्क्रिप्चर को पौराणिक लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक में एवरेज से ऊपर माना जाता था, तो अभी का इटर्नल सी क्रिस्टल स्क्रिप्चर निश्चित रूप से पौराणिक लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक में एवरेज से ऊपर था। ये पीक बैच भी था। जू वुवान ने नए वास्ट सी क्रिस्टल कोडेक्स को सर्कुलेट करने की कोशिश की। विशाल समुद्र का अंदरूनी सार जो एक बड़ी झील जैसा था, एक रहस्यमयी रास्ते पर बढ़ता और सिकुड़ता हुआ बीच की तरफ इकट्ठा हुआ। डिंग, घंटी जैसी मधुर आवाज के साथ सोयाबीन के आकार का एक क्रिस्टल विशाल अंदरूनी एलिमेंटल समुद्र की गहराई में दिखाई दिया। यह विशाल समुद्र में सार के क्रिस्टल बनने का नतीजा था। इसकी शुद्धता कई गुना बढ़ गई थी और इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी। इस इटर्नल सी एसेंस क्रिस्टल के दिखने का मतलब यह भी था कि जू वुवान ने जो इटर्नल सी क्रिस्टल कोडेक्स समझा था वह असरदार था। यह एक सच्ची महान साधना तकनीक थी। जू वयांग को आगे जो करना था वह था विशाल समुद्र के अंदरूनी सार को विशाल सी एसेंस क्रिस्टल में दबाना और गाढ़ा करना, ताकि उसमें एक बड़ा बदलाव आ सके। साथ ही जू वयांग का शरीर भी ज्यादा ताकत जमा कर सकता था। तेजी से ताकतवर होते वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स ने जू वुवान के शरीर को नेचुरली ज्यादा फायदे पहुंचाए, जिससे जू वुवान की स्किन, मसल्स, हड्डियां और 5 अंदरूनी अंग एक बार फिर अपनी लिमिट्स को पार कर गए और भी मजबूत हो गए। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सबसे बड़ी लेजेंडरी कल्टीवेशन टेक्निक इटर्नल सी क्रिस्टल कोडेक्स को मॉडिफाई किया। आपको 30,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 50% ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। होस्ट को उनके जीवन में पहली बार मशहूर खेती की तकनीक इटर्नल सी क्रिस्टल कोडेक्स की खेती करने के लिए बधाई। आपको 10 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं, जो हिस्सा बाद में हटा दिया गया था,
वह था ताकत की अहमियत को देखते हुए 50% ब्रेकथ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि उम्मीद थी, इन कामों से जू वयांग को बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले। उनमें से 20 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स बन गए, जिससे जू वयांग के फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स 300 मिलियन से ज़्यादा हो गए। इतने सारे फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स के साथ जू वुवान ने जिन कई कल्टीवेशन टेक्निक में महारत हासिल की थी, उन्हें बड़ी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए यह पूरी तरह से काफ़ी था। हालांकि जू वुवान उन्हें तुरंत नहीं बढ़ाएगी, इसके बजाय वह उन्हें अगले दिनों में अपने हिसाब से बढ़ाएगी। तभी वह ब्रेकथ्रू पॉइंट्स का सबसे बड़ा असर दिखा पाएगी। हालांकि उसने वेस्ट सी क्रिस्टल कोडेक्स को कामयाबी से बनाया था और जू वयांग 50% से ज़्यादा फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स दे सकती थी। जू वयांग की ब्रेकथ्रू कमाने की स्पीड पॉइंट्स बहुत तेज थे। अपनी अभी की स्पीड के हिसाब से वह शायद ज़्यादा से ज़्यादा आधे महीने में वेस्ट सी क्रिस्टल स्क्रिप्चर की लिमिट तक पहुंच जाएगा। इसलिए जू वयांग को उससे पहले जितनी जल्दी हो सके अपने एरे डाओ को बेहतर बनाना था। उसे इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसना था और मार्शल आर्ट्स के जरिए डाओ में एंटर करने का रास्ता खोजना था। जू वुवान के अंदाजे के मुताबिक 9 झाओ नेशन में लाइब्रेरी का सबसे ऊंचा लेवल होने के नाते चौथे लेवल पर मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में एंटर करने का एक तरीका होना चाहिए। आखिरकार तीसरे लेवल पर इमोर्टल एनकाउंटर ट्रैवल्स और आइसहाद सीक्रेट्स जैसी कीमती किताबें थीं, जिनमें इमोर्टल डाओ और मार्शल आर्ट्स के जरिए डाओ में एंटर करने के बारे में बताया गया था। यहाँ तक कि सप्लीमेंट्री तरीके भी थे। उस मामले में 90% चांस था कि लाइब्रेरी के चौथे लेवल में मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में एंटर करने के तरीके और किताबें होंगी। अपने अगले प्लान पर सोचने के बाद जू वयांग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने साधना पर फोकस करना शुरू कर दिया। वास्ट सी क्रिस्टल कोडेक्स जितनी जल्दी हो सके अपने डेंटियन में अंदरूनी युआन को क्रिस्टलाइज करने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार वास्ट सी क्रिस्टल कोडेक्स को जू वयांग ने खुद बनाया था, इसलिए वह अंदर के क्रिस्टलाइजेशन के तरीके को अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा ब्रेकथ्रू पॉइंट की मदद से अंदरूनी एसेंस का क्रिस्टलाइजेशन, जो दूसरे बेमिसाल एक्सपर्ट्स के लिए बहुत खतरनाक था, जू वयांग के लिए थोड़ा मुश्किल था। जैसे जैसे वास्ट सी क्रिस्टल स्क्रिप्चर फैला, जू वयांग के शरीर में वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल बढ़ते गए और धीरे धीरे समुद्र के तल को ढक लिया। मौजूदा स्पीड के हिसाब से 3 दिन से भी कम समय में जू वयांग सभी वास्ट सी इनर एसेंस को वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल में बदलने में कामयाब हो जाएगा। जब वास्ट सी इनर एसेंस वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल में बदल गया तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया और वह अपने असली साइज का सिर्फ एक हिस्सा रह गया। इस तरह निचले डेंटियन और चक्र मेरिडियन जो थे अपनी लिमिट तक पहुंचने वाले क्रिस्टल नेचुरली ज़्यादा इनेट पावर को एडजस्ट कर सकते थे। बेशक वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल की पावर वेस्ट सी इनर एसेंस से कहीं ज़्यादा थी और लोअर डेंटियन और 9 ग्रेड चक्र मेरिडियन पर प्रेशर भी ज़्यादा था। खुशकिस्मती से वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल जू वयांग के लोअर डेंटियन और 9 ग्रेड चक्र मेरिडियन को असरदार तरीके से कंट्रोल कर सका, जिससे जू वयांग के लोअर डेंटियन और 9 ग्रेड चक्र मेरिडियन वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल को झेल सके। दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया और एक परफेक्ट साइकिल बनाया, जिससे जू वयांग की ओवरऑल ताकत लगातार बढ़ती गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। जू वयांग की ताकत तेजी से बढ़ी। एक धीमी और एक तेज, दोनों में तालमेल और नेचुरल था। बस उसे नहीं पता था कि दूसरे मार्शल आर्टिस्ट क्या सोचेंगे। उस रात जू वयांग ने लाइचुन और चुक्सिया को बिस्तर पर अपनी सेवा करने दिया। असल में वह चाहता था कि दोनों लड़कियां बिस्तर पर उसकी सेवा करने से पहले दरवाजे पर पहरा दें ताकि दूसरों को जू वयांग की अजीब हरकतों का पता न चले। रात में कुछ घंटों तक जोर शोर से साधना करने के बाद जब सुबह होने वाली थी तो जू वयांग के शरीर में मौजूद वस्ट सी इनर एसेंस का 5वां हिस्सा पहले ही वस्ट सी एसेंस क्रिस्टल में बदल चुका था। जू वयांग की पूरी ताकत और बढ़ गई थी। जैसे ही जू वानवान लाइचुन और चुक्सिया को आराम देने वाला था, उसने महसूस किया कि दोनों लड़कियों के हाव भाव थोड़े अजीब थे, जैसे उन्हें उससे कुछ कहना हो। जू वुवान ने एक भान उठाए और चूजिया को देखा। आज क्या हुआ? महाराज, आज सुबह 89वें प्रिंस झू लिबो ने हमें बुलाया है। चूशिया ने तुरंत झू वुवान से कहा। झू लिबो, उस दोगले ने तुम्हें क्यों बुलाया? झू वुवान हल्का सा मुस्कुराया। जब उन्होंने झू वुयान को बिना किसी तहजीब के झू लिबो को दोगला कहते सुना तो लाइचुन और चूशिया एक दूसरे को देखकर थोड़े हैरान रह गए। हालांकि जब उन्होंने झू लिबो की हरकतों के बारे में सोचा तो दोनों लड़कियों को लगा कि झू वयांग का अंदाज़ा काफ़ी सही था। चूशिया एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसका सुंदर चेहरा अभी भी लाल था। झू लिबो ने हमें खास तौर पर इसलिए बुलाया क्योंकि वह हमारी मदद करना चाहता था। हमें प्रेग्नेंट होने में मदद करना चाहता था। प्रेग्नेंट? झू लिबो के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक है? झू वुआन हैरान रह गई। क्या वह तुम्हें मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकता है? चूशिया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, झू लिबो का यह मतलब नहीं था। वह असल में। जब वह बोल रही थी तो चूजिया, जो उसके पीछे था, कुछ नहीं कह सका।
जू लिबो असल में उस औरत की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और उसे हमें प्रेग्नेंट होने में मदद करने दे रहा है। ये देखकर कि चूजिया आगे नहीं बोल पा रहा है, लाइचुन बोलने से खुद को रोक नहीं सका। जू वुयान हैरान रह गया। जू लिबो का मतलब था, वह धोखा खाने वाला था। जू वुयान, वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने ये भी कहा कि वह किसी को प्रेग्नेंट होने में मदद कर रहा है। ये साफ तौर पर जू वुयांग को माफ़ी की टोपी पहनाने में मदद करने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, जू लिबो ये भी चाहता था कि जू वुयांग पिता बने। बेशर्म, दिल से दिल, बदतमीज और बेरहम, ये दो शब्द जू लिबो के बर्ताव की तारीफ करने के लिए काफ़ी थे। जू वुआन को उम्मीद नहीं थी कि जू लिबो इस मामले पर बात करने के लिए लाइचुन और चुक्सिया को बुलाएगा। क्या वह सच में सोचता था कि वह अब भी वही डरपोक क्राउन प्रिंस है जिसे धमकाया और बेइज्जत किया जा सकता है? जू वुआन का उदास चेहरा देखकर लाइचुन और चूजिया थोड़ा कान पे और जल्दी से उसे वह सब कुछ बता दिया जो जू लिबो ने कहा था। जू लिबो ने कहा कि हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस का दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वह खुद हमें शाही खानदान से प्रेग्नेंट कर सकते हैं। इस तरह हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस का अब दूसरे लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। साथ ही हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस कुछ समय के लिए अपनी जगह बनाए रख पाएंगे। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। इसके अलावा जू लिबो ने यह भी वादा किया कि अगर यह बात पता भी चल गई तो भी वह हमें वहां ले आएगा, क्योंकि हम अभी भी शाही परिवार के एक सदस्य से प्रेग्नेंट हैं। वह हमें सज़ा से बचाएगा और यह पक्का करेगा कि हम भविष्य में शान और दौलत का मजा ले सकें। लाइचुन और चूजिया के घबराए हुए चेहरे को देखकर जू वुआन ने मजाक उड़ाया। जू लिबो सच में एक अच्छा भाई है। वह इतना शानदार प्लान भी सोच सकता है। तुम्हें क्या लगता है? प्लॉप, लाइचुन और चूजिया जल्दी से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए और जू वुआन को प्रणाम किया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हम जू लिबो की रिक्वेस्ट कभी नहीं मानेंगे। हम हमेशा क्राउन प्रिंस के वफादार रहेंगे। आसमान और ज़मीन हमारी वफादारी साबित कर सकते हैं। भले ही हम मर जाएं, हम जू लिबो को हमें छूने नहीं देंगे। पुराने ज़माने से औरतें एक दूसरे के वफादार रही हैं। महाराज, क्राउन प्रिंस समझदार हैं। जू वानहाओ ने दोनों नौकरानियों को उठने में मदद की। मुझे तुम पर शक नहीं है। जिस पल तुमने मुझे इसके बारे में बताया, मैंने तुम्हारे बारे में अपना शक पहले ही दूर कर लिया था। इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने कामों पर ध्यान दो। और ठीक है, क्या जू लिबो के साथ हाल ही में कुछ हुआ है? इस नौकर ने कल कुछ खबर सुनी कि महाराज ने अगला क्राउन प्रिंस चुन लिया है। यह आदमी शायद जू लिबो ही है, चूजिया ने कहा। तो ऐसा ही था। तभी जू वुआन को समझ आया कि जू लिबो, ये दोगला आदमी, इतना उत्साही क्यों था। पता चला कि उसे पता चल गया था कि अगले क्राउन प्रिंस के तौर पर उसके चुने जाने की बहुत संभावना है, इसलिए उसके कुछ अजीब आइडिया थे। जू लिबो साफ तौर पर यह खबर फैलाना चाहता था कि जू वानहाओ वसंत और गर्मियों की शुरुआत में प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को प्रेग्नेंट कर सकता है। इससे जू वानहाओ ज़्यादा समय तक क्राउन प्रिंस रह सकेगा और ज़्यादा समय तक उसकी ढाल बन सकेगा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि लाइचुन और चुक्सिया किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट पाई जाएंगी या जू वुआन दुनिया में मजाक का पात्र बन जाएगा, इससे जू लिबो का कोई लेना देना नहीं था। जू वुआन को तो ये भी यकीन था कि जू लिबो ने पहले ही बचने का कोई रास्ता सोच लिया होगा। जब समय आएगा तो यह मामला उसे पक्का फंसाएगा नहीं। आखिर में इसका नतीजा सिर्फ लाइचुन, चुक्सिया और जू वुआन को भुगतना पड़ेगा। यह आदमी असल में जू वुआन का अच्छा भाई था। उसने असली मालिक को जियोझाओ देश का 18वां मौत का राजकुमार बनने के लिए उकसाया और बाद में वह रिश्ता बनाने के लिए उसकी मां से मिलने वाला पहला आदमी था। झांग मिंगली जू वुआन की गुजर चुकी मां का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और जू लिबो जू वुआन का देखभाल करने वाला बड़ा भाई बन गया। उसने पूरी कोशिश की कि जू वुआन ढाल की भूमिका निभाए। क्योंकि जू वुआन पूरी तरह से अपाहिज हो गया था, इसलिए तथाकथित अच्छा भाई और सबसे अच्छा दोस्त तुरंत दुश्मनी में आ गया और क्राउन प्रिंस पैलेस में भेजे गए काबिल लोगों को वापस बुला लिया। इस समय जू वुआन भी हैरान था। अब उसने इतना खतरनाक प्लान भी सोच लिया था। वह न सिर्फ जू वुआन को माफ़ी की टोपी पहनाना चाहता था, बल्कि वह जू वुआन को पिता भी बनाना चाहता था। पहले तो ठीक था, लेकिन अब जब जू वुआन के पास काफ़ी ताकत थी तो वह इसे और कैसे बर्दाश्त कर सकता था। असल में वह पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, फिर उन लोगों से ठीक से निपटना चाहता था जिन्होंने उसे बेइज्जत किया था और असली मालिक पर जुल्म किया था। अब ऐसा लग रहा था कि उसे इस मामले को एजेंडा में रखना होगा। हालांकि उससे पहले उसे अपनी व्यूह रचना की साधना को बेहतर बनाना था। आखिरकार जू लिबो का ताए एंड पैलेस कई व्यूहों से घिरा हुआ था। अगर वह चुपके से घुसकर इसमें छेड़छाड़ करना चाहता था तो उसे कम से कम एक हाई लेवल एरे मास्टर होना पड़ता था। इस कड़ी मेहनत और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद जू वुआन की एरे बनाने की कल्टीवेशन पहले ही एक एरे बनाने वाले ट्रेनी से एक लो लेवल एरे बनाने वाले मास्टर के लेवल तक आगे बढ़ चुकी थी।
असल में जू वुवान धीरे धीरे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स जोड़ना चाहती थी। इस तरह वह न सिर्फ कुछ फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बचा सकती थी, बल्कि उसने जो एरे बनाने का ज्ञान सीखा था उसे बेहतर ढंग से समझ भी सकती थी। लेकिन जू लिबो ने पहले ही उसे परेशान कर दिया था। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना था, नहीं तो ये जितना लंबा खींचता उतनी ही परेशानी होती। इसलिए जू वुवान को ज्यादा परवाह नहीं थी। वह अपनी एरे बनाने की कल्टीवेशन को सीधे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। उसने लो लेवल एरे मास्टर से इंटरमीडिएट लेवल एरे मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का हिसाब लगाया। ये कम से कम 30 मिलियन था, जिसे बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता था। कुछ सोचने के बाद जू वयांग ने हेवन एंड अर्थ एरे के ब्रेक थ्रू पॉइंट पर अपना दांव लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हेवन एंड अर्थ एरे में बड़ी संख्या में ब्रेक थ्रू पॉइंट आते गए, जू वयांग की एरे बनाने की कला बहुत तेज़ी से बढ़ी। एरे बनाने से जुड़ी हर तरह की जानकारी और तकनीक उसके दिमाग में आने लगी। जू वुवान एक स्पंज की तरह थी जो ये सारी एरे बनाने की जानकारी और एरे बनाने की स्किल्स को सोख रही थी और उन्हें अपनी समझ में बदल रही थी। हेवन एंड अर्थ एरे बहुत बड़ा था। इसमें डिफेंसिव एरे बनाने की जानकारी और स्किल्स, ऑफेंसिव एरे बनाने की जानकारी और स्किल्स और सहायक एरे बनाने की जानकारी और स्किल्स थीं। आम एरे मास्टर्स आमतौर पर एरे बनाने के एक खास पहलू में ही अच्छे होते थे, लेकिन बेमिसाल एरे बनाने की मैनुअल हेवन एंड अर्थ एरे की खेती करने के बाद जू वुवान ने हर पहलू में सुधार किया था। वह हर पहलू में बहुत काबिल थी और उसमें लगभग कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे जिन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को खर्च करना था वे भी बहुत चौंकाने वाले थे। यहाँ तक कि जो एरे मास्टर जू वुयान के लेवल पर थे वे भी एरे कल्टीवेशन में जू वुयान से अक्सर कमज़ोर थे। इसलिए जब जू वुयान इंटरमीडिएट एरे मास्टर बनी तो उनकी एरे कल्टीवेशन शायद एक आम एडवांस्ड एरे मास्टर के करीब थी। होस्ट को बधाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शुरुआती सक्सेस के दायरे में बेमिसाल एरे फॉर्मेशन मैनुअल की कल्टीवेशन की। आपने 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इंटरमीडिएट एरे मास्टर बनने की। आपने 6 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। हेवन एंड अर्थ एरे में सब कुछ शामिल था और कल्टीवेशन की मुश्किल हैरान करने वाली थी। अगर कोई आम इंसान इंटरमीडिएट एरे मास्टर बनना चाहता था तो उसे आमतौर पर 10 से 20 साल की मुश्किल कल्टीवेशन की ज़रूरत होती थी। हालांकि जू वुवान को इस लेवल तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगे थे। लेकिन जू वुवान के लिए ताई एन पैलेस के एरे फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ने के लिए ऐसी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन काफ़ी नहीं थी। इसलिए एक पल सोचने के बाद जू वुवान ने हेवन एंड अर्थ एरे में ब्रेक थ्रू पॉइंट्स डालना जारी रखा। जू वुयान की एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन फिर से बढ़ गई। एरे फॉर्मेशन की ज़्यादा गहरी जानकारी जू वुयान के शरीर में लगातार शामिल हो रही थी, जो जू वुयान की समझ बन गई। इसके बाद जू वुयान को इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत थी ताकि वह इस एरे फॉर्मेशन की जानकारी का इस्तेमाल ऐसे कर सके जैसे वह उसका हाथ हो। ये एरे फॉर्मेशन एबिलिटीज़ आने वाले सालों में जू वुवान के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगी। इससे जू वुवान को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने में मदद मिलेगी और उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। यह आम तरीकों से ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने से कहीं ज़्यादा होगी। एरे फॉर्मेशन का रास्ता भविष्य में एक गलत रास्ता होगा। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बेमिसाल एरे फॉर्मेशन मैनुअल को बड़ी सफलता की जगह तक पहुंचाया। आपने 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एडवांस्ड एरे मास्टर तक पहुंचने के लिए बधाई। आपको 50 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुवान अपने सारे फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स लगभग खत्म करने के बाद ही अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन को इंटरमीडिएट एरे फॉर्मेशन मास्टर से एडवांस्ड एरे फॉर्मेशन मास्टर तक बढ़ा पाया था। यह उस एनर्जी के बराबर था जो जू वुवान को कुछ बेमिसाल मार्शल आर्ट्स सीखने में खर्च करनी पड़ती थी। कोई सोच सकता है कि अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन को बढ़ाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी। हालांकि हेवन एंड अर्थ एरे सब कुछ शामिल करने वाला था। हालांकि जू वानहाओ अभी अभी एक एडवांस्ड एरे मास्टर बना था, लेकिन एरे फॉर्मेशन में उसकी उपलब्धियां लगभग एक आम टॉप नॉच एरे मास्टर के बराबर थीं। इतने कम समय में अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन को इस लेवल तक बढ़ाने के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की पावर की कल्पना की जा सकती है। इनके बिना सिर्फ जू वयांग पर भरोसा करके अपने बेदाग दाव फाउंडेशन के साथ भी उसे कुछ साल लग जाते। जू वानहाओ के कट के साथ एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में चुपके से घुसना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ताए एन हॉल में चुपके से घुसना बहुत आसान था। आधी रात में जू वुवान ने अपना रूप बदला और नाइट ट्रैवलिंग सूट पहन लिया। वह चुपचाप क्राउन प्रिंस पैलेस से निकली और ताए एन पैलेस की ओर चुपके से चली गई। जू लिबो ताए एन पैलेस हॉल में रहते थे। क्राउन प्रिंस पैलेस की तुलना में ताए एन पैलेस हॉल बेशक बहुत छोटा था। ये क्राउन प्रिंस पैलेस का बस एक छोटा सा हिस्सा था। हालांकि विशाल नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में ताए एन पैलेस हॉल छोटा नहीं था।
ये कई हजार स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ था। इंपीरियल पैलेस के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक होने के नाते जू लिबो का फैमिली बैकग्राउंड हैरान करने वाला था। उन्होंने ताई एन पैलेस में कई फॉर्मेशन बनाए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर हाई लेवल फॉर्मेशन थे। सिर्फ एक टॉप ग्रेड फॉर्मेशन था। एरे फॉर्मेशन में जू वुआन की अचीवमेंट्स के साथ इन एरे फॉर्मेशन को तोड़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। हालांकि इन एरे फॉर्मेशन में घुसना बहुत आसान था। ताई एन पैलेस की रखवाली करने वाले कोने ट्रेल मार्शल आर्टिस्ट भी थे। वे ऐसी जगहों पर छिपे हुए थे जहां लाइट नहीं पड़ सकती थी। उनकी पोजीशन काफ़ी छिपी हुई थी, जो ताई एन पैलेस के हर कोने पर असरदार तरीके से नज़र रखती थी। इन कोने दायरे के गार्ड्स में जू लिबो के भरोसेमंद साथी थे, लेकिन पागल सम्राट जू जेनवू ने जू लिबो पर जासूसी करने के लिए कई लोग भी भेजे थे। महल के सबसे खास राजकुमारों और राजकुमारियों में से एक होने के नाते जू लिबो स्वाभाविक रूप से पागल सम्राट जू जेनवू का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। स्वर्गीय दृष्टि और सांसारिक श्रवण शास्त्र की मदद से जू वयांग ने अंधेरे में छिपे कई कोने दायरे के गार्ड्स को आसानी से ढूंढ लिया। वह उनके पास से गुजरा और उन्हें पता नहीं चला और ताई एन पैलेस हॉल में घुस गया। ताई एन पैलेस में 10 से ज़्यादा ग्रुप देखकर जू वू ने पूरब और पश्चिम की ओर ऐसे कदम बढ़ाए जैसे वह ताई एन पैलेस की गहराई में आराम से टहल रहा हो। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद जू वयांग को पता चला कि जू लिबो इस समय कहाँ है। वह स्टडी रूम में अपनी माँ झांग मिंगली से बात कर रहा था। आसपास के गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों को बहुत दूर भगा दिया गया था। ज़ियानटियन रेल्म के गार्ड भी पहरा दे रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वे अकेले में क्या बात कर रहे थे। जू वुआन का शरीर पंख जितना हल्का था। वह चुपचाप स्टडी रूम के कोने में उतरा। वह एक छोटी सी परछाई में छिप गया और स्टडी रूम में आवाज़ सुनने के लिए अपने हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग सूत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उन दो कुत्तियों लाइचुन और चुक्सिया ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सहमत नहीं होना चाहती? झांग मिंगली की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। जू लिबो मुस्कुराया। माँ, चिंता मत करो। एक तीर से दो निशाने लगाना अच्छी बात है। वे कैसे राज़ी नहीं हो सकते? हो सकता है कि वे डर की वजह से जवाब न दें, इसलिए वे अभी भी झिझक रहे हैं। वे आखिर में ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। क्या होगा अगर वे यह बात उस निकम्मे जू वयांग को बता दें? झांग मिंगली अभी भी परेशान था। अगर ऐसा है तो शायद ये कोई बुरी बात नहीं होगी। जू लिबो का चेहरा शांत था और वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। झांग मिंगली हैरान रह गया। यह अच्छी बात कैसे हो सकती है? अगर जू वयांग को पता चल गया कि तुम उसे पिता बनाना चाहते हो, तो चाहे वह कितना भी कमज़ोर और नाकाबिल क्यों न हो, वह फिर भी हमारे खिलाफ जाएगा। ये कहना मुश्किल है। जू लिबो ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा तब होता जब वह क्राउन प्रिंस बना ही होता, तो शायद जू वयांग अपने पंजे फैला लेती। लेकिन हाल ही में इतनी सारी चीज़ों का अनुभव करने के बाद जू वयांग लंबे समय से एक डरी हुई चिड़िया बन गई है। वह मारे जाने के डर से हर दिन क्राउन प्रिंस पैलेस में छिपती है। अब हमारे पास उसे क्राउन प्रिंस के रूप में अपनी जगह बनाए रखने का एक तरीका है और हम उसे मजाक का पात्र बनने की अपनी इमेज से भी छुटकारा दिला सकते हैं। उसके कैरेक्टर को देखते हुए उसके मान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये झांग मिंगली हैरान रह गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जू लिबो जू वयांग के लिए माफ़ करने वाली टोपी पहनना चाहता था और उसे पिता बनकर खुश करना चाहता था। कोई बेवकूफ़ भी नहीं मानेगा। जू वुआन अभी के क्राउन प्रिंस थे, भले ही वे थोड़े अपाहिज, नाकाबिल, डरपोक और हिजड़े थे। इतनी कमियों के साथ उनके लिए भविष्य में बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए पिता बनना मंजूर नहीं था। झांग मिंगली ने खुद को जू वुआन की जगह रख कर सोचा। फिर उसने जू वुआन की डरपोक पर्सनैलिटी के बारे में सोचा और अचानक महसूस किया कि जू लिबो की बात सही थी। भले ही जू वुआन मान जाए और उसे फिलहाल क्राउन प्रिंस के पद से न हटाया जाए, लेकिन बच्चे के जन्म में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पता चलेगा कि बच्चा जू वुआन का नहीं है। वह क्राउन प्रिंस नहीं रह पाएगा और एक जानलेवा मुसीबत भी आ सकती है। हम भी यहाँ बहुत मुश्किल में हैं। किसने कहा कि मैं जू वुआन के बच्चे का पिता बनूंगा? जब तक लाइचुन और चुक्सिया मान जाते हैं, मेरे पास उन्हें ये बताने के बहुत सारे तरीके होंगे कि उनके लिए बीज किसने बोया था। जू लिबो मुस्कुराए। और ये 10 महीने बाद की बात है। इतने लंबे समय में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास अपनी चाल चलने के लिए बहुत जगह है। झांग मिंगली अचानक समझ गई। अगर ऐसा है तो हम लाइचुन और चुक्सिया को 71वें राजकुमार के बच्चे से प्रेग्नेंट करने का कोई तरीका क्यों नहीं सोचते? 10 महीने बाद हम 71वें राजकुमार से भी छुटकारा पा लेंगे। 71 बहुत सावधान है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस चाल में फंस जाएगा? जू लिबो ने सिर हिलाया। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है कि हम जू वुआन का इस्तेमाल 10 महीने तक टालमटोल करने के लिए कर सकते हैं। बेहतर है कि ज़्यादा न सोचें। झांग मिंगली ने भौहें चढ़ाईं। यह अफसोस की बात है। 71वें राजकुमार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हैं।
अगर उन्होंने इस बार दखल नहीं दिया होता तो आप सबसे पॉपुलर राजकुमार नहीं बन पाते। बस 10 महीने बाद क्या होगा अगर मैड एम्परर की नज़र अभी भी आप पर है और वह जोर देकर कहता है कि आप नौजहां नेशन के 19वें क्राउन प्रिंस बने? तब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना मैं तुरंत आपकी बहन को एक लेटर लिखूं और उसे कुछ समय के लिए तायन पैलेस हॉल की रखवाली करने दूं। मैड एम्परर हमेशा से आपकी बहन की एक इमोर्टल कल्टीवेटर के तौर पर पहचान को लेकर सावधान रहा है। तायन पैलेस की देखरेख करते हुए वह 10 महीने में 19वें क्राउन प्रिंस के तौर पर किसी दूसरे राजकुमार या राजकुमारी को चुन सकती है। ये जूलिबो ने एक पल सोचा और कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर बड़ी बहन पिछले महीने मिडिल क्यूई लेयर तक पहुंचने की अपनी कोशिश में फेल नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से बड़ी बहन को कुछ समय के लिए वापस बुलाना फायदेमंद होगा। हालांकि बड़ी बहन पिछले महीने मिडिल क्यूई लेयर तक पहुंचने की अपनी कोशिश में फेल हो गई और मैड एम्परर को ये पहले से ही पता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि इस बार मेरे क्राउन प्रिंस बनने के लिए इतनी आवाज़ें क्यों हैं? असल में होस्ट को बधाई जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक अमर कल्टीवेटर के होने की पुष्टि की। तुम्हें 30 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुवान ने उसकी बाकी बातें ध्यान से नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों बम फट गए हों जिससे उसके सिर में झुनझुनी हो रही थी। पता चला कि इस दुनिया में सच में अमर साधक थे। हालांकि उसने पहले कई पुरानी किताबें पढ़ी थीं और अमरता के रास्ते के बारे में उसे कुछ समझ थी, फिर भी जू वानहाओ को अभी भी यकीन नहीं था कि कोई अमर साधक थे भी या नहीं। हालांकि इस समय जू लिबो और झांग मिंगली से सुनी बातों से जू वानहाओ को ये बात पक्की हो गई। अमर दाव कोई धोखा नहीं था। अमर दाव इस दुनिया में मौजूद थे। मार्शल रास्ते के आखिर में अमर था। अमर रास्ते का रास्ता इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से मिले नोटिफिकेशन ने जू वयांग को अपने दिल में जवाब के बारे में और भी पक्का कर दिया। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में अमर और अमर लोग थे। इसके अलावा वह था जू वुवान के ठीक बगल में। जू वुवान के इस लहर के ब्रेक थ्रू पॉइंट को ध्यान से समझने के बाद झांग मिंगली और जू लिबो की बातचीत जारी रही। दोनों आहें भर रहे थे क्योंकि तुम्हारी बहन का कोई भविष्य नहीं है और पागल सम्राट जू जेनवू को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, तो तुम 14वीं राजकुमारी जू जून से क्यों नहीं सीखते और ऐसा दिखावा करते कि तुम्हारा दिमाग घायल हो गया है? झांग मिंगली ने सुझाव दिया। जू लिबो कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा नहीं है कि जू जून के बाद किसी ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। बदकिस्मती से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। उन्हें या तो पागल सम्राट ने मार डाला या वे बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने से पागल हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रही हूं वह काम का है? यह झांग मिंगली ने भौहें चढ़ाईं। अगर यह काम न करे तो अपनी कुछ ताकत कम कर लो या कुछ स्पिरिट मेरिडियन को नुकसान पहुंचाकर पागल सम्राट का शक कम कर दो। अच्छी मौत मरने से बेहतर है कि आलसी जिंदगी जी जाए। उद्धरण चिन्ह। जू लिबो ने सिर हिलाया। वो बेकार का कचरा जू वयांग ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। पागल सम्राट मुझे इस वजह से कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं उस निकम्मे जू वुवान की तरह हिजड़ा नहीं बन सकता, है ना? झांग मिंगली ने गुस्से में कहा। यह माँ बेटे की जोड़ी कितनी भी बेरहम और चालाक क्यों न हो, उन्हें फिर भी लगा कि पागल सम्राट जू जेनवू का सामना करने पर उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। जू लिबो ने कहा, जू वयांग अपनी मर्जी से हिजड़ा नहीं बना। कहा जाता है कि जब उसने अपने मेरिडियन को खराब किया होगा तो शायद उसने गलती से अपनी इंसानी जड़ को चोट पहुंचाई होगी, इसीलिए वह हिजड़ा बन गया। कितना बेवकूफ़ है! जू वयांग सच में एक बेवकूफ़ है। अगर वह खुद को स्मार्ट नहीं समझता तो हम आज इतनी मुश्किल हालत में नहीं होते। झांग मिंगली भी जू वयांग से काफ़ी नाराज़ था। मेरे बेटे, तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा भाई मिला। वह एक अच्छा ढाल भी नहीं बन सकता। वह हिजड़ा बनने के लायक है। भविष्य में उसके कोई वंशज नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। होस्ट को बधाई कि उसने झांग मिंगली और जू लिबो को तुम्हें जिंदगी में पहली बार डांटते हुए सुना। तुम्हें 3 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। माँ और बेटा फिर से जू वुवान पर हंसे। देर होते देखकर उन्होंने अलविदा कहा और अलग हो गए। अपर स्काई गार्ड्स की सुरक्षा में झांग मिंगली पास के ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस की ओर भागा, जबकि जू लिबो कल्टीवेशन के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में घुस गया। एक भद्दे चेहरे के साथ जू वुवान ने एक पल सोचा और फिर सीधे जू लिबो के सीक्रेट कल्टीवेशन रूम की ओर बढ़ गया। जू लिबो की ताकत कास्ट पल्स रेल्म के सिर्फ तीसरे टियर पर थी, तो वह जू वुवान के होने का पता कैसे लगा सकता था? जू वुवान आसानी से उसके करीब पहुंच गया। वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स के रेशे चुपचाप जू लिबो के शरीर में घुस गए और सीधे उसकी किडनी में चले गए, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। कुछ घंटों के बाद ये छिपे हुए वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स जू लिबो की किडनी और ह्यूमन रूट को नष्ट कर देंगे, जिससे उसे बिना दर्द के सेक्स चेंज से गुजरने में मदद मिलेगी। कल 89वें राजकुमार जू लिबो, 89वीं राजकुमारी जू लिबो बनेंगे।
क्योंकि झांग मिंगली, जू लिबो और उनके बेटे ने ज़ुवयान पर हिजड़ा होने के लिए हंसा था। ज़ुवयान सच में देखना चाहती थी कि जब जू लिबो हिजड़ा बनेगा तो इस शैतान माँ और बेटे के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। जू लिबो ने ज़ुवयान की घुसपैठ और उसके साथ की गई चालों पर ध्यान नहीं दिया। जब कल वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल का मिशन पूरा हो जाएगा तो ये भी बिना किसी को पता चले चुपचाप गायब हो जाएगा। ये भी वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल की छिपी हुई खासियतों में से एक थी। पागल सम्राट जू जेनवू भी इसे नहीं खोज पाए। अपना काम पूरा करने के बाद ज़ुवयांग पास के ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस की ओर दौड़े। जिंदगी में पहली बार जू लिबो के ताए एंड पैलेस में घुसने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 5 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जिंदगी में पहली बार जू लिबो के साथ पंगा लेने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 30 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस को भी एक एरे फॉर्मेशन से सुरक्षित किया गया था। झांग मिंगली की सुरक्षा के लिए अपर स्काई रियल्म के गार्ड्स एरे फॉर्मेशन में हर जगह छिपे हुए थे। पागल सम्राट जू जेनवू की पसंदीदा रखेल होने के नाते और उसका परिवार दरबार में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, इसलिए महल में झांग मिंगली का रुतबा कम नहीं था। हालांकि ज़ुवयान के लिए ये कुछ भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में ज़ुवयान सफलतापूर्वक ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस में घुस गया और झांग मिंगली के बेडरूम में पहुंच गया। झांग मिंगली पहले ही सो चुकी थी। वह बड़े नक्काशीदार लकड़ी के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसने एक छोटी ब्रोकेड ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह नींद में अपने बेटे जू लिबो के बारे में परेशान हो। वह बहुत खूबसूरत थी। अगर वह धरती पर होती तो कम से कम 98 पॉइंट्स के स्कोर के साथ वह बेमिसाल खूबसूरत होती। वह धरती पर मौजूद फीमेल स्टार मासू जैसी दिखती थी, लेकिन वह उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। भले ही वह पहले से ही 40 साल से ज्यादा का था, फिर भी वह बेमिसाल था। पागल सम्राट जू जेनवू का फेवा पाना कोई आम बात नहीं थी। झांग मिंगली की ताकत भी बुरी नहीं थी। बहुत सारे कुदरती खजानों की मदद से वह पहले ही कास्ट पल्स रेल्म के 5वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। वह जू लिबो से भी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जू वुवान के सामने उसे छोटी लड़की भी नहीं माना जा सकता था। जू वुवान ने उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और बेडरूम में सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में खींच लिया। तभी उसने उसे कुछ थप्पड़ मारकर जगाया। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? झांग मिंगली, जो अभी अभी जागी थी, उसने अपने सामने काले कपड़े पहने ज़ुवयांग को देखा। वह डर गई। ये रानी नौझाओ देश की पत्नी ली है, सम्राट की पसंदीदा रखेल। अगर तुमने इस रानी के साथ कुछ करने की हिम्मत की तो सम्राट तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जू वुआन ने उसे थप्पड़ मारा। मैं पूछूंगी और तुम जवाब दोगे। अगर तुमने मुझे नहीं बताया या झूठ बोला तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगी। तुम झांग मिंगली चुप रह गई। तुम्हारा नाम क्या है? जू वुआन ने सीधे पूछा। ओह, झांग मिंगली का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। तुम कौन हो? ये जियू झाओ देश का सम्राट है। स्वूश, तलवार की रोशनी की चमक के साथ झांग मिंगली की उंगली नीचे आ गई। झांग मिंगली चिल्लाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ुवयांग सच में उसके साथ इतना बेरहम होने की हिम्मत करेगा। वह जियूझाओ देश की पत्नी ली थी, जो पागल सम्राट जू जेनवू की सबसे प्यारी रखेलों में से एक थी। लेकिन झांग मिंगली को नहीं पता था कि ज़ुवयांग उसके साथ आगे जो करेगा वह और भी ज्यादा बुरा होगा। अगर झांग मिंगली कुछ न कहने पर अड़ी रहती तो ज़ुवयांग उसे काट भी देता। लेकिन झांग मिंगली साफ तौर पर इतनी सख्त इंसान नहीं थी। अगर ज़ुवयांग उसे अपाहिज बनाना भी चाहता तो वह बेसब्री से मान जाती, काटना तो दूर की बात है। फिर वह ज़ुवयांग को जो चाहे करने देती। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार झांग मिंगली को किडनैप करने के लिए बधाई। आपको 20 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को अपनी पसंदीदा रखेल झांग मिंगली को जिंदगी में पहली बार जबरदस्ती करने के लिए बधाई। आपको 30 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को अपनी पसंदीदा रखेल झांग मिंगली की जिंदगी में पहली बार उंगली काटने के लिए बधाई। तुम्हें 60 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ज़ुवयांग के कामों से उसे बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले थे। थोड़े ही समय में उसे 100 मिलियन से ज्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। इन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को हासिल करने के बाद ज़ुवयांग की ताकत जरूर बहुत बढ़ जाएगी। ये देखकर कि ज़ुवयांग ने सच में उसके साथ बेरहमी से पेश आने की हिम्मत की है, झांग मिंगली ने डांटना बंद कर दिया। ज़ुवयांग के सवाल का सामना करते हुए उसने ईमानदारी से कहा, मेरा नाम झांग मिंगली है। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? ज़ुवयांग पूछती रही। हालांकि ज़ुवयांग के सवाल से झांग मिंगली हैरान थी, फिर भी उसने तुरंत कहा, 46 साल की। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ज़ुवयांग ने पूछा। 2, झांग मिंगली ने कहा। एक का नाम जू मेंगजी है और दूसरे का नाम जू लिबो है। जब जू वुआन झांग मिंगली से पूछताछ कर रही थी तो सिस्टम में तरह तरह के नोटिफिकेशन आ रहे थे, जो जू वुआन को याद दिला रहे थे कि उसे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है।
जैसे पहली बार उसने झांग मिंगली को कब कब कबूल करवाया था, पहली बार उसे झांग मिंगली की उम्र का पता चला था, पहली बार उसे पता चला था कि झांग मिंगली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन इन खास कामों से मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कम थे या वे काफ़ी आम थे, इसलिए जू वयांग ने उन पर खास ध्यान नहीं दिया। असल में पढ़ने वालों को यह न लगे कि लेखक शब्दों की संख्या भरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कई सिस्टम नोटिफिकेशन नए लोगों ने नहीं लिखे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको लगे कि ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या मैच नहीं कर रही है, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कोई बग है। कुछ बेकार के सवाल पूछने और बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने के बाद जू वुआन ने मेन टॉपिक पूछना शुरू किया। मैंने सुना है कि आपकी बेटी जू मिंगजी एक कल्टीवेटर है। हाँ, मेरी बेटी जू मिंगजी जब 7 साल की थी तो उसका स्पिरिचुअल रूट एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया था, इसलिए उसे इमोर्टल दाओ की साधना के लिए 100 पॉइजन सेक्ट में भेजा गया था। तब से 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। प्लीज़ मेरी बेटी की खातिर मेरी जान बख्श दो, झांग मिंगली ने जल्दी से कहा। जू वुआंग ने कोई कमेंट नहीं किया और दिलचस्पी से पूछा, 100 पॉइजन सेक्ट कौन सा अमर कल्टीवेशन सेक्ट है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? 100 पॉइजन सेक्ट 9 झाओ नेशन के पीछे छिपी एक कल्टीवेशन फोर्स है। वे बहुत ऊंचे और ताकतवर हैं और वे कई राजवंशों को कंट्रोल करते हैं। 9 शाइन नेशन इन्हीं राजवंशों में से एक है, झांग मिंगली ने कहा। जू क्लैन 100 पॉइजन सेक्ट की 3 बड़ी ताकतों में से एक है, इसीलिए वे 9 शाइन नेशन को बिना स्पिरिचुअल जड़ों वाले चेलों को मैनेज करने के लिए सौंप पाए। जू वुआन की नज़रें बदल गईं। अगर ऐसा है तो कहा जाता है कि शाही परिवार के कई वंशजों को 7 साल की उम्र में बाहर भेज दिया गया था। उन्हें स्पिरिचुअल जड़ों वाले जू परिवार के चेले होना चाहिए था, इसलिए उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट में भेजा गया था। हाँ, झांग मिंगली ने जल्दी से सिर हिलाया। जू शाही परिवार के सभी बच्चे जिनकी आध्यात्मिक जड़ें हैं, उनका 7 साल की उम्र में टेस्ट किया जाएगा और उन्हें साधना के लिए 100 पॉइजन सेक्ट में भेजा जाएगा। आखिर आम इंसानों की तुलना में अमर साधक ही इस दुनिया के असली शासक हैं। हालांकि अशांति फैलाने से बचने के लिए अमर साधकों के होने को जानबूझकर छिपाया जाता है। जब तक वे संयोग से उनके संपर्क में नहीं आते, आम लोगों के लिए अमर साधकों के होने को जानना बहुत मुश्किल है। होस्ट को बधाई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार साधना की दुनिया का कॉमन सेंस समझा। आपने 80 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ऐसा लगता था कि असली मालिक की आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। नहीं तो 7 साल की उम्र में ही उसका पता चल जाता और उसे 9 झाओ किंगडम में रहने के बजाय साधना के लिए 100 पॉइजन सेक्ट में भेज दिया जाता। लेकिन जू वुआन के ट्रांसमाइग्रेशन के साथ जू वुआन, जिसके पास स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से बनी एक बेदाग दाव नींव थी, उसके पास निश्चित रूप से एक स्पिरिट रूट था और स्पिरिट रूट का लेवल निश्चित रूप से कम नहीं था। अगर 9 झाओ नेशन के पीछे 100 पॉइजन सेक्ट को इस बारे में पता होता तो वे इसे कैसे समझाते? जू वयांग थोड़ी परेशान थी, लेकिन वह फिर भी पूछती रही, क्या स्पिरिट रूट के बिना कल्टीवेट करना नामुमकिन है? ये झांग मिंगली ने एक पल सोचा और कुछ कंफ्यूजन के साथ कहा, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट मास्टर मार्शल आर्ट की लिमिट तक कल्टीवेट कर सकता है तो उसे मार्शल आर्ट के रास्ते में आने और इमोर्टल कल्टीवेटिंग के रास्ते पर चलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लाखों बेमिसाल मास्टर्स में से शायद कोई एक भी सफल ना हो। पागल सम्राट नहीं, सम्राट के मार्शल आर्ट्स की लिमिट तक साधना करने के बाद मार्शल आर्ट्स से रास्ते में आने के चक्कर में उसने अपनी आत्मा को घायल कर लिया। न सिर्फ वह मार्शल आर्ट्स से रास्ते में सफलतापूर्वक नहीं आ पाया, बल्कि उसने बीमारी की एक ऐसी जड़ भी छोड़ दी जो अब तक ठीक नहीं हुई है। होस्ट को जू झेनेवू के पागलपन के बारे में जिंदगी में पहली बार सच जानने के लिए बधाई। आपने 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ताकत के महत्व के कारण ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का 50% अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जू वुआन हैरान रह गया। अब जाकर उसे पागल सम्राट जू झेनेवू के इस रूप के पीछे की सच्चाई पता चली। पता चला कि हेवन पास से निकलने के लिए उसने अपने सिर पर चोट लगवाई थी और पागल हो गया था। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि इससे कोई भी देख सकता था कि मार्शल आर्ट से रास्ते में घुसना कितना खतरनाक था। अगर ऐसा है तो पागल सम्राट जू झेनेवू के पास मार्शल आर्ट के जरिए दाव में घुसने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? जू वुआन ने झांग मिंगली की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। झांग मिंगली ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ, यह इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की 4थी मंजिल पर है। मेरी बेटी लकी थी कि उसने इसे एक बार देखा था। कहा जाता है कि इसे कुछ कहते हैं, मुझे दाव चू या कुछ और का सही नाम याद नहीं आ रहा है। अंदर मार्शल आर्ट से दाव में घुसने का एक तरीका है। होस्ट को बधाई कि तुमने जिंदगी में पहली बार मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का सीक्रेट मैनुअल ढूंढ लिया। तुमने 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वानहाओ मुस्कुराया। उसके लिए अपने लोहे के जूते तोड़ने के बाद इसे ढूंढना आसान था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह झांग मिंगली से मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने के तरीके के बारे में सही जानकारी सीखेगा। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि एरे फॉर्मेशन का उसका ज्ञान बेकार नहीं गया। क्या तुम इसे निकालने का कोई तरीका सोच सकते हो? जू वयांग ने पूछा। ये, झांग मिंगली ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुम मुझे बहुत ज़्यादा समझते हो। मुझे इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के तीसरे लेवल में जाने का भी हक नहीं है, तो मैं चौथे लेवल में कैसे जा सकता हूँ? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मुझे वह मैनुअल नहीं मिलेगा जो दाव में जाने के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। उद्धरण चिन्ह। जू वुयान ने उम्मीद के मुताबिक जवाब पर जोर नहीं दिया। फिर उसने झांग मिंगली से बहुत सारे सवाल पूछे। झांग मिंगली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जू वानहाओ के सवाल का जवाब दिया। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। साफ था कि वह जू वानहाओ से डर गई थी और जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आज वह पक्का मर जाएगी। अपनी जान की खातिर झांग मिंगली ने बहुत मेहनत की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह भी कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अगर जू वयांग उसे नीची नज़र से नहीं देखती तो झांग मिंगली जू वयांग को उसके साथ बेरहम होने से रोकने के लिए अपनी बेगुनाही पेश करती। जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसा करने से मैड एम्परर को टोपी या कुछ और पहनाना पड़ेगा, जिंदगी और मौत के सामने मैड एम्परर को टोपी पहनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। अफसोस की बात है कि जू वयांग अब भी उसे पसंद नहीं करता था, भले ही उसका लुक सच में बुरा ना हो। वरना मैड एम्परर उसे अपनी पसंदीदा रखेल बना लिया है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी एक अमर साधक थी, लेकिन झांग मिंगली अमर साधना की दुनिया के बेसिक कॉमन सेंस के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इससे जू वयांग के लिए भी अमर साधना की दुनिया का दरवाज़ा खुल गया। झांग मिंगली से जू वानहाओ को पता चला कि बड़े दक्षिणी बंजर ज़मीन में अनगिनत अमर साधना पंथ थे। बड़े पंथ दर्जनों राजवंशों को कंट्रोल करते थे, छोटे पंथ सिर्फ एक या दो राजवंशों को कंट्रोल करते थे, और यहाँ तक कि छोटे अमर साधना परिवार भी थे जो कई काउंटियों को कंट्रोल करते थे। इन अमर साधना पंथों में सौजहर पंथ को मुश्किल से ही एक मिडिल लो क्लास पंथ माना जा सकता था। हालांकि फिर भी उन्होंने कई राजवंशों को कंट्रोल किया। ये अमर साधना ताकतें पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं, दुनिया की हर चीज़ को मैनिपुलेट कर रही थीं और उनके पास बिना कानून की ताकत थी। शायद यह उसकी अपनी रहस्यमयी पहचान के लिए था, शायद ये इंसानों की दुनिया की उथल-पुथल से बचने के लिए था, या शायद साधना के लिए इसकी ज़रूरत थी। ये अमर साधना शक्तियाँ इंसानों को आसानी से तब तक पता नहीं चलती जब तक वे उनके संपर्क में न आ जाएं। जैसे शरीर का असली मालिक, जो 10 साल से ज़्यादा समय से राजकुमार था, उसे नहीं पता था कि जू रॉयल फैमिली के पीछे एक साधना संप्रदाय था। झांग मिंगली के अनुसार कम से कम 1 दर्जन शाही शिष्य थे जिन्हें 7 साल की उम्र में अमर तकनीकों की साधना पर ध्यान देने के लिए सौजहर संप्रदाय में भेजा गया था। पागल सम्राट जू झेनवू को यह भी डर था कि जू लिबो की एक बड़ी बहन है जो एक अमर साधक थी। इसीलिए उसने इतने सालों में उस पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। दूसरे काफ़ी बेहतरीन राजकुमारों और राजकुमारियों को मूल रूप से उनके पीछे अमर साधकों का सपोर्ट था। नहीं तो वे जू लिबो की तरह इतना अच्छा प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करते। बदकिस्मती से जू लिबो की बहन औरा रिफाइनिंग दायरे के बीच के स्टेज तक नहीं पहुंच पाई थी और उसका भविष्य लगभग अंधकार में था। जब पागल सम्राट जू झेनवू को यह पता चला, तभी उसने जू लिबो पर बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत की। वह पहले उसे क्राउन प्रिंस के पद पर पहुंचाने के लिए तैयार था और फिर उसे अपाहिज बनाने या मारने का मौका ढूंढने के लिए। पागल सम्राट जू झेनवू को स्वाभाविक रूप से अमर साधकों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा उसे सौजहर संप्रदाय में योगदान देने के लिए हर साल कुछ दुर्लभ अमर संसाधन और धन इकट्ठा करना पड़ता था। इसलिए सौजहर संप्रदाय में अभी भी कुछ अमर साधक थे जो उसका समर्थन करते थे। इसलिए पागल सम्राट जू झेनवू उन साधकों की ज्यादा परवाह नहीं करता था जिनकी कोई कीमत नहीं थी या जिनका कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं था। इसके अलावा सौजहर संप्रदाय के जू कबीले ने मून कैपिटल की रखवाली के लिए ताकतवर साधकों को भेजा था जो जू रॉयल कबीले के सदस्यों को चुपके से बचाते थे ताकि उन पर जुल्म न हो या उनकी गद्दी न छीनी जाए। हालांकि सौजहर संप्रदाय के जू कबीले को जू रॉयल कबीले के अंदर सत्ता के लिए चल रहे अंदरूनी संघर्ष की ज्यादा परवाह नहीं थी। उनका इरादा तो मुकाबला बढ़ाने का भी था। ठीक इसी वजह से पागल सम्राट जू झेनवू को इतनी जलन होती थी। कुछ ही दशकों में उसने 100 से ज्यादा बच्चों को मार डाला था, लेकिन उसने उन ताकतवर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पागल सम्राट जू झेनवू जानता था कि मून कैपिटल की रखवाली करने वाले अमर साधक के सामने इन बड़े लोगों की कोई कीमत नहीं थी। नाइन झाओ देश का कोई भी बड़ा आदमी उसकी गद्दी नहीं ले सकता था। जू शाही परिवार के सिर्फ वही वंशज जिनकी जड़ें उससे मिलती जुलती थीं उसकी गद्दी ले सकते थे। सच कहूं तो जू वुआन भी पहले काफ़ी हैरान था। आखिर अगर पागल सम्राट जू झेनवू ने शाही परिवार के सभी खास सदस्यों को मार डाला और कुछ बेकार लोगों को पीछे छोड़ दिया,
तो क्या जू जेनवू को डर नहीं होगा कि वे अमीर और ताकतवर लोग जू शाही परिवार की जगह पर कब्जा कर लेंगे? इस समय जू वानहाओ को आखिरकार वजह समझ आ गई। 100 पॉइजन सेक्ट के जू कबीले की सुरक्षा में 9 झाओ कंट्री के ताकतवर अधिकारी जू शाही परिवार की राज करने की जगह को कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने पूरी कोशिश की हो। कुछ असरदार अधिकारियों को भी इस बारे में पता होना चाहिए था, वरना जू शाही परिवार ने हजारों सालों तक 9 झाओ कंट्री पर राज किया था, फिर भी किसी असरदार अधिकारी ने कभी बगावत नहीं की थी। जब जू वुआन ने पहली बार ट्रांसमाइग्रेट किया, तब भी वह जू शाही परिवार की राज करने की ताकत से हैरान था। अब ऐसा लग रहा था कि जू शाही परिवार बेहतर नहीं था, बल्कि जू शाही परिवार के पीछे का जू अमर कबीला बेहतर था। वह सब कुछ पूछने के बाद जो वह जानना चाहती थी, जू वुआन जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर कि तुम अभी भी ईमानदार हो, मैं तुम्हें आज रात छोड़ दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इसके बाद क्या करना है। चिंता मत करो, मैं आज रात जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जहां तक मेरी उंगलियों की बात है, झांग मिंगली ने जल्दी से कहा, मैंने अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते समय गलती से उन्हें काट लिया। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जू वुआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने झांग मिंगली के शरीर में इटर्नल सी एसेंस क्रिस्टल पावर की एक धार छोड़ दी। ये दर्जनों दिनों में अपने आप फट जाएगी। उस समय झांग मिंगली मौत से बच नहीं पाएगी। इस दुष्ट और पाखंडी औरत के लिए जू व्यांग के मन में बिल्कुल भी अच्छी भावनाएं नहीं थीं। पहले वह भी जू व्यांग को मारना चाहती थी, इसलिए जू व्यांग को स्वाभाविक रूप से बदला लेना पड़ा। जू लिबो की बात करें तो जू वुआन उसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे हिजड़ा बनने का मजा आ रहा था। ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस हॉल से निकलने के बाद जू व्यांग को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि झांग मिंगली राज लीक कर देगी। आखिर अगर झांग मिंगली ने ऐसा किया तो उसे पहले ये बताना होगा कि जू व्यांग ने उसे क्यों छोड़ा। क्या इसलिए कि जू व्यांग ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जो कहा नहीं जा सकता था, इसलिए जू व्यांग ने उसे छोड़ दिया? उस समय झांग मिंगली की इज्जत जरूर खराब हो जाती। इसी सोच के कारण झांग मिंगली ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगी। झांग मिंगली, जू लिबो और उसके बेटे को भी वह सज़ा मिल चुकी थी जिसके वे हकदार थे। हालांकि जू व्यांग ने अपना गुस्सा पूरी तरह से नहीं निकाला था। चाहे वह अपने लिए हो या असली मालिक के लिए, जू व्यांग को बदला लेना ही था। अगली 14वीं राजकुमारी जू जून होगी। इस समय इंपीरियल पैलेस में बची हुई कुछ राजकुमारियों में से एक और सबसे उम्रदराज राजकुमारी होने के नाते जू जून का टैलेंट और काबिलियत खराब नहीं थी। सिर्फ 30 साल में वह फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज तक पहुंच गई थी। उसके बाद उसने कुछ और दशक बिताए और कास्ट मेरिडियन के 7वें लेवल पर पहुंच गई। वह कॉर्नेट स्टेज तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन जू जेनवू इस समय मार्शल आर्ट्स के साथ दाव में एंटर करने में फेल हो गई और वह पागल हो गई। ये देखकर कि उससे ज्यादा काबिल राजकुमार और राजकुमारियां एक के बाद एक मर रहे थे, जू जून ने बचने का एक शानदार प्लान सोचा। वह था सब्जी बन जाना। इसलिए एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात में जू जून पर किसी ने हमला कर दिया। उसके सिर पर चोट लग गई और वह सब्जी बन गई। पागल सम्राट जू जेनवू को शक था। उसने पिछले कुछ दशकों में कई बार शाही डॉक्टरों को उसकी जांच के लिए भेजा था। हालांकि हर चेकअप के नतीजे बताते थे कि जू जून नाटक नहीं कर रही थी, वह सच में एक सब्जी थी। धीरे धीरे पागल सम्राट जू जेनवू ने जू जून पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसीलिए जू जून अब तक जिंदा रह पाई थी। वह हर दिन बस बिस्तर पर लेटी रहती थी और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती थी। जिंदा और मरे हुए में ज्यादा फर्क नहीं था। जू वान आन को भी पक्का नहीं था कि जू जून वेजिटेटिव स्टेट में है या वह भेस में है। उसे चेक करने से पहले उसके पास जाना पड़ा। हालांकि अगर यह नकली था तो जू व्यांग को मानना पड़ा कि वह इम्प्रेस हुआ था। कम से कम धरती पर एक फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर जू व्यांग निश्चित रूप से वह नहीं कर पाएगा जो जू जून ने किया। अगर वह मर भी जाता तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाता। एक राजकुमारी के तौर पर जो वेजिटेटिव स्टेट में थी, भले ही उसका रैंक ऊंचा था, जिस महल में जू जून रहती थी वह इंपीरियल पैलेस के सबसे बुरे महलों में से एक था। महल में 20 से भी कम गार्ड और महल की नौकरानियां काम करती थीं। इसे बहुत वीरान कहा जा सकता था। जहां तक महल के डिफेंसिव ग्रुप की बात है तो जाहिर है कुछ थे, लेकिन सबसे मजबूत सिर्फ हाई लेवल ग्रुप था। बाकी सभी मिडिल लेवल और लो लेवल ग्रुप थे। जू व्यांग के लिए चुपके से अंदर घुसना बहुत आसान था। रात में घूमने वाले कपड़े पहनकर जू वुआन जल्दी से जू जून के फूनिंग हॉल में पहुंचा और जू जून के पास गया। उसने हेवनली विशन और अर्थली हियरिंग के स्क्रिप्चर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और हर समय आसपास की सभी हलचलों पर नजर रखी। फिर जू व्यांग की नज़र जू जून के बेडरूम के बाहर एक बूढ़ी महल की नौकरानी पर पड़ी। हेवनली विशन और अर्थली लिसनिंग स्क्रिप्चर के बेमिसाल लेवल पर भरोसा करते हुए जू वुआन को हल्का सा एहसास हुआ कि यह बूढ़ी महल की नौकरानी बहुत खास है।
जू वुवान को हैरानी इस बात की थी कि अपनी ताकत और जांच करने की काबिलियत के बावजूद वह इस बूढ़ी महल की नौकरानी की असली ताकत का पता नहीं लगा सका। बूढ़ी महल की नौकरानी की ताकत कास्ट मेरिडियन रेल्म के छठे स्टेज पर थी, लेकिन जू वुवान को यकीन था कि यह उससे बहुत दूर है। उसकी ताकत कम से कम ज़ियानिटियन रेल्म के आखिरी स्टेज पर थी। बहुत मुमकिन था कि वह एक बेमिसाल एक्सपर्ट थी, और वह बेमिसाल एक्सपर्ट्स में कोई गुमनाम इंसान नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि जू जून इतने सालों तक बिना मारे वेजिटेटिव स्टेट में रह पाए। पता चला कि उसे एक एक्सपर्ट ने बचाया था। हालांकि एक्सपर्ट कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इस समय जू वयांग से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि महल की बूढ़ी नौकरानी ध्यान नहीं दे रही थी, जू वुवान चुपचाप हॉल ऑफ ब्लेसिंग के बेडरूम में घुसा और देखा कि जू जून बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई है। जू जून बहुत खूबसूरत थी और उसके लुक्स को लगभग 90 पॉइंट्स पर रेट किया जा सकता था। उसका शरीर कुछ मजबूत था और यह पता नहीं था कि इतने सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहने के बाद भी उसने ऐसा शरीर कैसे बनाए रखा। इस समय जू जून एक सोई हुई सुंदरी की तरह थी। वह वहाँ बिना हिले डुले लेटी थी, जिससे एक खास चाम निकल रहा था। सच कहूँ तो जू वुवान को जू जून से ज़्यादा नफरत नहीं थी। जू जून के लिए उसकी नफरत मुख्य रूप से असली मालिक की वजह से थी। जू जून ने असली मालिक के भरोसेमंद हिजड़े को मार डाला था, और वह छोटा हिजड़ा असली मालिक काफ़ी भरोसेमंद था। बेशक एक भरोसेमंद हिजड़े के जाने से जू वयांग के लिए यह बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो ट्रांसमाइग्रेट कर चुका था। असली मालिक की खातिर जू वयांग ने बदला लेने का फैसला किया। इसे कर्म माना जा सकता है। उसने अपना दाहिना हाथ जू जून के सिर पर रखा और हेवनली विशन एंड अर्थली हियरिंग सूत्र को उसकी लिमिट तक खोल दिया। वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल जू जून के शरीर में घुस गया और किसी भी संदिग्ध चीज़ की तलाश करने लगा। जू जून की ताकत अभी भी दशकों पहले के कास्ट मेरिडियन दायरे के 8वें स्टेज पर बनी हुई थी। कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जू वुवान महसूस कर सकता था कि जू जून की अंदर की ची मरी नहीं थी। जू जून ने बेमिसाल मार्शल आर्ट भी सीखी और उसके स्पिरिट मेरिडियन में अंदर की ची बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह अभी भी जियांगहे की अंदर की ची से बहुत कम थी। जू जून का शरीर थोड़ा अकड़ गया था, जाहिर है उसकी लंबी नींद की वजह से। हालांकि यह अकड़ता हुआ नहीं लग रहा था, जिसका मतलब था कि इसने जू जून की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस पर कोई असर नहीं डाला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जू जून वेजिटेटिव स्टेट में होने का नाटक कर रही थी। शायद कोई उसे बार बार मसाज कर रहा था। जू वुवान दर्जनों मिनट से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला, जिससे वह हैरान था। कोई हैरानी नहीं कि पागल सम्राट जू जेनवू ने इतने सालों तक जू जून की अजीब हालत पर ध्यान नहीं दिया। खुद को एक वेजिटेटिव स्टेट में छिपाने की उसकी काबिलियत बस शानदार थी। जू जून के दिमाग में जू वुवान को कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा था। अगर यह कोई आम इंसान होता तो वह ज़रूर सोचता कि जू जून की बीमारी की जड़ यही है। बस इतना था कि जब जू वुवान अपनी पिछली ज़िंदगी में धरती पर थी, तो उसने भी बाइडू पर वेजिटेटिव लोगों की हालत के बारे में सर्च किया था। उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह इसके बारे में थोड़ा जानती थी। यह जू जून के दिमाग में जो अजीब बात थी, उससे अलग था। अगर ऐसा था तो जू जून के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जू वुवान ने एक पल सोचा। आइसहार्ट आज से मिली दिमागी ताकत वेस्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल के साथ मिलकर जू जून के दिमाग पर हमला कर उसे खत्म करने लगी। हाँ, जैसे ही उसने एक छोटा सा हिस्सा खत्म किया, जू जून के गले से एक दबी हुई कराह निकली। जू वुवान ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार पता लगाया कि 14वीं राजकुमारी जू जून सब्जी बनने का नाटक कर रही है। तुम्हें 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार 14वीं राजकुमारी जू जून को वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया। तुम्हें 80 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ये पता चलने के बाद कि जू जून सच में वेजिटेटिव स्टेट में होने का नाटक कर रही थी, जू वुवान ने बिना किसी बहाने के अपनी मेंटल पावर और वास्ट सी ओरिजिन क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे जू जून का दिमाग खत्म हो गया और वह सच में वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। चूंकि जू जून वेजिटेटिव स्टेट में रहना चाहती थी, तो जू वयांग उसे जिंदगी भर जितना चाहे रहने देगा। जू जून को फिर से बिस्तर पर चुपचाप लेटा देखकर जू वुवान मुस्कुराया और 100 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स लेकर फुनिंग हॉल से निकल गया। वह तुरंत 38वें राजकुमार जू वेंसी से उलझने नहीं गया। इसके बजाय उसने पहले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब कर लिया। तायन पैलेस हॉल, ब्यूटीफुल ब्यूटी पैलेस हॉल और फूनिंग पैलेस हॉल में एक के बाद एक घुसपैठ करने के बाद जू वयांग ने करोड़ों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए थे। अगर 50% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में न बदला गया होता, तो जू वयांग दंगों के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को बहुत पहले ही दबा नहीं पाता। वास्ट सी क्रिस्टल स्क्रिप्चर का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन किया गया। जू वुवान ने बढ़ते ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और उन्हें प्योर वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स में बदल दिया।
उसके निचले डेंटियन और 9 मुख्य चक्र मेरिडियन में मौजूद वेस्ट सी इन एसेंस बहुत तेज रफ्तार से वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल में बदल गया, जिससे जू वयांग की ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वेस्ट सी इन एसेंस के वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल में बदलने के बाद जू वुवान अपने शरीर में जो अंदरूनी ताकत जमा कर सकता था वह कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। जब तक ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की यह लहर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हुई, जू वुवान के शरीर में वेस्ट सी एसेंस क्रिस्टल की संख्या पहले ही 20 मील से ज़्यादा रेडियस तक पहुंच चुकी थी। उसका निचला डेंटियन, 9 मुख्य चक्र मेरिडियन और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से उसे और भी ज़्यादा चोट और तड़का लगा था, जिससे वह और भी मजबूत हो गया था। बदला लेना सच में मुश्किल था। समय समय पर उसे रुकना पड़ता और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की लहर के असर को झेलना पड़ता। लेकिन जू वुआन को उम्मीद थी कि ऐसी मुश्किल कुछ और बार हो सकती है। हल्का मुस्कुराते हुए जू वुआन जियानफेंग पैलेस की ओर दौड़ा, जहां जू वेंसी था, एक राजकुमार जिसका दिमाग पहले ही खराब हो चुका था और जो अपने दिन सुअरों के साथ बिताता था। जियानफेंग पैलेस फनिंग पैलेस से ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छी बात यह थी कि जू वेंसी के नाना नानी का रुतबा बहुत ज़्यादा था और वे उसे हर साल बहुत सारा खजाना भेजते थे, जिससे जियानफेंग पैलेस काफ़ी अमीर हो गया था। वहाँ कई गार्ड, महल की नौकरानियाँ और हिजड़े भी थे और उनमें अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी। खासकर फो एनलिन, जो जियानफेंग पैलेस का मैनेजर था। वह जियानटियन राज्य के आखिरी दौर में एक टॉप एक्सपर्ट था। कहा जाता था कि वह पहले से ही बेमिसाल एक्सपर्ट्स की लिस्ट में आधा कदम आगे था। क्योंकि उसने कुछ ज़बरदस्त मार्शल आर्ट्स सीखे थे, इसलिए फू एनलिन की ताकत ज़्यादातर बेमिसाल एक्सपर्ट से कम नहीं थी। जू वेंसी के खास शौक की वजह से जियानफेंग पैलेस ने कुछ छोटे सुअरों को लंबे समय तक कैद में रखा था। जू वेंसी हर दिन इन छोटे सुअरों के साथ घूमता था, जिससे लोग हैरान रह जाते थे। जब जू वुआन को जू वेंसी मिला तो वह प्रैक्टिस रूम में कुछ छोटे सुअरों के साथ सो रहा था। उस पर कुछ सुअरों का मल और पेशाब भी था और उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से भेष बदला हुआ था। जू वुआन इन राजकुमारों और राजकुमारियों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ जो कीमत चुकाने को तैयार थे। इसलिए वह आगे थोड़ा और बेरहम होने के लिए तैयार था ताकि इन बेचारे राजकुमारों और राजकुमारियों को भविष्य में इतनी मेहनत न करनी पड़े। जू वेंसी को जिंदगी में पहली बार मंदबुद्धि बनाने के लिए होस्ट को बधाई। तुमने 100 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वानवान ने जू जून के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा उसने जू जून के साथ किया था। उसने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि जू वेंसी का सिर सच में खराब हुआ है या नहीं। इसके बजाय वह आगे बढ़ी और जू वेंसी का सिर बाघ की तरह तोड़ दिया, जिससे वह सच में एक बेवकूफ़ बन गया। अब से जू वेंसी हर दिन सुअरों के साथ रहेगा और हमेशा के लिए एक खुश इंसान सुअर का बच्चा रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जू वेंसी सुअर बनना चाहता था, इसलिए जू वुआन उसे जिंदगी भर सुअर ही रहने देगा। उसे अब जू जून की तरह दुनिया की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह जिंदगी भर एक खुशमिजाज इंसान बन सकता है। जू वेंसी की इच्छा पूरी करने के बाद जू वुआन ने तुरंत जियानफेंग पैलेस नहीं छोड़ा। कहा जाता था कि जियानफेंग पैलेस राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच सबसे अमीर महलों में से एक था। आखिर जू वेंसी के दादा दुनिया के एक मशहूर टाइकून थे। जू वयांग अब बहुत गरीब हो गया था। पूरा क्राउन प्रिंस पैलेस 1000 टैल चांदी भी इकट्ठा नहीं कर सका। कोई सोच सकता है कि वह कितना गरीब था। चूंकि वह शियानफेंग पैलेस आया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ठीक से लूटपाट करनी थी। हालांकि शियानफेंग पैलेस की सुरक्षा के लिए एक हाई लेवल एरे फॉर्मेशन था, लेकिन ये जू वुआन के लिए बेकार था। वह आसानी से शियानफेंग पैलेस की गहराई में घुस गया और वेयरहाउस में पहुंच गया। स्टोर रूम की रखवाली कर रहे शियानटियन एक्सपर्ट से चुपचाप छिपकर जू वुआन शियानफेंग पैलेस के स्टोर रूम में घुस गई। उसकी नज़र हज़ारों टैल सोने पर पड़ी, साथ ही कई तरह के दुर्लभ खजाने, मार्शल आर्ट मैनुअल वगैरह भी थे। जू वयांग ने महंगी चीज़ें चुनी और जल्दी से अपने पीछे बैकपैक भर लिया। होस्ट को पहली बार 10 पाउंड वजन का चमकदार मोती चुराने के लिए बधाई। आपके जीवन में आपने 3 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार ब्लडजिड कोरल चुराने के लिए बधाई। आपने 6 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 100,000 गोल्ड चुराने के लिए बधाई। तुम्हें 10 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। थोड़े ही समय में जू वुआन को लाखों ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे। कोई सोच सकता है कि उसने वॉल्ट से कितने खजाने निकाले होंगे। जब वे चले गए तो जू वुआन को पता चला कि जियानफेंग पैलेस का हेड चीफ फू एनलिन खजाने के पास रह रहा था। वह साफ तौर पर खजाने की रखवाली कर रहा था। जू वुआन ने मजाक उड़ाया और चुपचाप फू एनलिन के पास गया। 9 ड्रैगन फिस्ट का 8वां लेवल फू एनलिन के शरीर पर गिरा। इस बेमिसाल एक्सपर्ट में लड़ने की जरा भी ताकत नहीं थी। उसकी हड्डियां टूट गईं और वह नींद में ही मर गया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किसने मारा जब तक वह मर नहीं गया। हालांकि जू वयांग ये भी जानता था कि जू वेंसी के कामों के पीछे शायद फू एनलिन ही मास्टरमाइंड था। फू एनलिन जू वेंसी के लिए बस एक चाकू था। हाथ
लेकिन जब उसने सोचा कि फो एनलिन ने खुद किसी को होस्ट की भरोसेमंद नौकरानी को मारने का ऑर्डर दिया था, तो जू वयांग ने इस बंदे को भी मारने का फैसला किया ताकि होस्ट शांति से मर सके। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बेमिसाल एक्सपर्ट फो एनलिन को मारा। तुम्हें 200 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, स्पेशल सिस्टम ने भी मान लिया था कि फो एनलिन में एक बेमिसाल एक्सपर्ट की ताकत है। लेकिन ऐसा बेमिसाल एक्सपर्ट जू वुवान के चुपके से किए गए हमले का एक भी वार नहीं झेल सका। उसे मरने तक पता भी नहीं चला कि उसे किसने मारा। कोई सोच सकता है कि इस समय जू वयांग कितना ताकतवर होगा। अकेले ज़ियानफेंग पैलेस में जू वुवान ने लगभग 400 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए थे, जिनमें से लगभग 200 मिलियन जू वुवान के शरीर में ज़बरदस्ती डाले गए थे। जू वुवान के पास पहले क्राउन प्रिंस पैलेस में आइटम वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आइटम्स को ठीक से छिपाने के बाद उसने इस वेव के ब्रेकथ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इन सभी ब्रेकथ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुवान की ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। ये देखकर कि अभी सुबह है, जू वुयान फिर से क्राउन प्रिंस पैलेस से निकलकर जू ज़िशान और जू हेताओ की ओर दौड़ा। रहने की जगह। इन दोनों राजकुमारों ने भी होस्ट को क्राउन प्रिंस की मुख्य ताकत बनने के लिए मजबूर किया और होस्ट के लिए उनकी नफरत कम नहीं थी। जू वुआन ने उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा उसने जू जून और जू वेंसी के साथ किया था। इसके बजाय उसने उनके शरीर में वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल के कुछ स्ट्रैंड इंजेक्ट किए। अगले कुछ महीनों में वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल के ये स्ट्रैंड धीरे धीरे उनके डेंटियन और चक्र मेरिडियन को खत्म कर देंगे। जब तक उन्हें इसका एहसास होगा, उनके डेंटियन और चक्र मेरिडियन बेकार हो चुके होंगे। जब समय आएगा, जू वानहाओ उन्हें लाचार होकर अपाहिज होते हुए देखेगा। ये सज़ा काफ़ी होनी चाहिए। जू ज़िशान और जू हेताओ को अपाहिज करने के बाद जू वुयान ने उस महल से भी काफ़ी खजाने हासिल कर लिए थे जहां वे रहते थे। उसने रास्ते में कुछ 100 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट भी हासिल किए थे। उसकी फसल पूरी कही जा सकती थी। कुछ और राजकुमारों और राजकुमारियों को सज़ा देने के बाद जू वुवान के पास कुछ देर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसके निचले डेंटियन में विशाल समुद्री सार क्रिस्टल का एरिया पहले ही 100 मीटर तक फैल चुका था। 60 मील, ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। जू वुवान को लगा कि उसके शरीर में अंदरूनी ताकत थोड़ी सुस्त हो गई है, और जब वह इसे घुमाता था तो ये पहले जैसी स्मूथ नहीं थी। उसकी ताकत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, इसलिए जू वुवान मुश्किल से टिक पा रहा था। इसलिए इन दुश्मनों से बदला लेने से पहले इसकी आदत डालना बेहतर था। इसके अलावा जू वुवान को भी जल्द से जल्द अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन बढ़ानी थी और इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल में घुसकर मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आने का तरीका सीखना था ताकि बाद में ब्रेकथ्रू पॉइंट बर्बाद न हो। देर हो रही थी। अगर उसने दिन के उजाले में इन राजकुमारों और राजकुमारियों से बदला लिया तो उसके सामने आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जू वयांग ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए कुछ सोचने के बाद जू वुयान क्राउन प्रिंस पैलेस लौट आया और चूजिया और लाइचुन को उस पर नज़र रखने के लिए कहा। जू वुयान सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिप गया और 9 ड्रैगन्स फिस्ट और तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की कल्टीवेशन करने लगा। वह अचानक ताकत बढ़ने के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। इस दौरान उसने अपने लगभग परफेक्ट हेवनली विशन और अर्थली हियरिंग स्क्रिप्चर को भी परफेक्शन रियल्म तक बढ़ा दिया। जू वुवान ने आइसहार्ट आर्ट को भी बेहतर बनाया और उसे और भी मजबूत बनाया। जू वुयान की ताकत लगातार बढ़ती गई और वह इनेट लिमिट के और करीब पहुंचता गया। हालांकि दूसरे बेमिसाल एक्सपर्ट्स की तुलना में जू वुयान की इनेट लिमिट शायद इनेट लिमिट से बहुत पहले ही आगे निकल चुकी थी। जू वुआन की अभी की ताकत को देखते हुए 10 की तो बात ही छोड़ी, अगर 20 आम बेमिसाल एक्सपर्ट्स भी मिल भी जाते तो भी ये पता नहीं था कि वे जू वुआन को हरा पाएंगे या नहीं। कोई और वजह नहीं थी। उसकी नींव बहुत मजबूत थी और उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल थी। भले ही उसके असल लड़ाई के अनुभव में थोड़ी कमी थी, फिर भी वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में छा जाने में काबिल था। हालांकि इस समय जू वानहाओ को सबसे ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ने की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि जब जू लिबो जागेगा और उसे पता चलेगा कि वह हिजड़ा बन गया है तो वह क्या सोचेगा। वह पक्का इतना एक्साइटेड होगा कि फूट फूट कर रो पड़ेगा। एक हिजड़े के तौर पर जू लिबो को अब क्राउन प्रिंस चुने जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, न ही वह पागल सम्राट जू जेनेवो का निशाना बनता था। उसे अब किसी भी समय मारे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जू वुआन के काम उसकी सबसे बड़ी चिंता को हल करने के बराबर थे, जिससे वह भविष्य में शांति से रह सके। हालांकि वह अब कई सुंदरियों के साथ अजीबोगरीब काम नहीं कर सकता था, लेकिन वह कई ताकतवर आदमियों के साथ उस तरह के काम कर सकता था। मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, जू लिबो, दूसरों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। अगली सुबह जब जू वुआन अभी भी अपने प्यारे घर में सो रही थी, मेहनती जू लिबो पहले ही जाग चुका था। वह ठीक से साधना करने और 9 ड्रैगन फिस्ट में अपनी अचीवमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए तैयार था। उसने बिना किसी को पता चले 9 ड्रैगन फिस्ट की तीसरे लेवल तक साधना कर ली थी।
अब उसे चौथे लेवल की रुकावट को पार करना था। वह ज़ू वुआन से सिर्फ 4 लेवल नीचे था, जो सिर्फ 2 गुना फर्क था। अगर ज़ू वयांग न होता तो ज़ू लिबो सभी राजकुमारों और राजकुमारियों में 9 ड्रैगन फिस्ट में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला होता। बदकिस्मती से ज़ू वयांग को ज़ू लिबो की 20 साल से ज़्यादा की साधना के बराबर पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगे। कल्टीव करने का समय। ज़ू लिबो ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और कपड़े पहनने के लिए उठा। फिर वह कल्टीव करने के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े उठाए, ज़ू लिबो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह आवाज़ अभी उसकी थी? ये थोड़ी अजीब क्यों लग रही थी? ज़ू लिबो ने अपना मुंह खोला और ये देखने के लिए चिल्लाने ही वाला था कि क्या हो रहा है। आगागागा। ज़ू लिबो हैरान रह गया। उसके पीछे वह आवाज़ क्या थी? क्या वह आह नहीं चिल्ला रहा था? अचानक ज़ू लिबो को याद आया कि यह आवाज़ तायन पैलेस में हिजड़ों की आवाज़ जैसी थी। जब वे आह कहते थे तो वे आसानी से क्वैक में बदल जाते थे, बिल्कुल नर बत्तखों की तरह। लेकिन वह ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा था? क्या हो रहा था? ज़ू लिबो ने कुछ और बार आवाज़ लगाई, काँव 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 गाह। ज़ू लिबो का चेहरा डर से भर गया था और उसने जल्दी से एक तरफ देखा। ज़ू लिबो हैरान रह गया। एक पल बाद उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी, आह आह आह। आवाज़ तेज़ और कान फाड़ देने वाली थी। बेडरूम के आसपास मौजूद हिजड़ों, गार्ड्स और महल की नौकरानियों के हाव भाव बदल गए और वे एक साथ बेडरूम की तरफ दौड़े। महाराज, क्या हुआ? जाओ और महामहिम की रक्षा करो। हम महामहिम को कुछ नहीं होने दे सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट। कुछ लोग महल में दौड़े और उन्होंने ज़ू लिबो को देखा, जिसने अपनी पैंट उतार दी थी और सिर झुकाकर रो रहा था। लेकिन ज़ू लिबो के नीचे कुछ नहीं था। मुर्गी उड़ गई और अंडा चमकदार कूल्हों से टकराया। आह! एक और भी तेज चीख सुनाई दी। महल की नौकरानियां जो अंदर आईं, वे डर गईं, बिल्कुल ज़ू लिबो की तरह, जो इतना डरा हुआ था कि बेबस होकर चिल्लाने लगा। ज़ू लिबो की समझदारी और होशियारी के बावजूद वह इतनी डरावनी स्थिति का सामना करते ही बुरी तरह डर गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। पिछली रात वह अभी भी ज़ू वयांग का हिजड़ा होने का मजाक उड़ा रहा था। उसकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी, फिर भी वह ज़ू वयांग को पिता बनने में मदद करना चाहता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही घंटे बीते थे और उसका भाई पहले ही मुरझा गया था। उसके पास सिर्फ एक कढ़ाई की सुई बची थी और वह नहीं था ज़ू वुआन जितना अच्छा भी। अगर ज़ू लिबो को पता होता कि ज़ू वुआन न सिर्फ हिजड़ा नहीं है, बल्कि वह बहुत ताकतवर भी है, तो कौन जानता था कि वह क्या सोचता। जल्दी से शाही डॉक्टर को बुलाओ ताकि वह तुरंत हिज हाइनेस नवासी का इलाज कर सके। और कंसोर्ट ली, चलो पहले कंसोर्ट ली को बुलाते हैं। प्रिंस नवासी को क्या हुआ है? प्रिंस नवासी को किसने बधिया किया? सिस्क डॉट। पूरा तायन पैलेस हॉल अफरा तफरी में था। सभी गार्ड, महल की नौकरानियां और हिजड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो और वे डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। झांग मिंगली को खबर मिलने के बाद उसने अपने हाथ की चोट को नज़रअंदाज किया और तुरंत तायन पैलेस हॉल की ओर दौड़ी। उसने ज़ू लिबो को देखा, जो कड़ाई की सुई बन गई थी। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें ऐसा बना दिया? तुम निकम्मे, कचरा, बेवकूफ़ और कमीने। तुमने बोआ को कैसे बचाया? ये रानी तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर देगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। मेरे बेटे, डरो मत। कंसॉर्ट मदर तुम्हारी चोटों को ज़रूर ठीक करेगी और तुम्हें तुम्हारी शान वापस दिलाएगी ताकि तुम शाही परिवार के खानदान को आगे बढ़ा सको। डॉट। झांग मिंगली के आराम को देखकर ज़ू लिबो का बस एक ही रिएक्शन था, वो सिस्कना, वो। बहुत जल्द पहला शाही डॉक्टर तायन पैलेस हॉल में आया और ज़ू लिबो की जांच करने लगा। कुछ मिनटों के बाद वह इतना कमज़ोर हो गया कि बाहर नहीं निकल सका। दूसरा शाही डॉक्टर तायन पैलेस हॉल में आया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह भी बाहर नहीं निकल सका। झांग मिंगली ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट को ज़ू लिबो का इलाज करने के लिए बुलाया। बदकिस्मती से इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट भी बेबस थे। इस समय झांग मिंगली, ज़ू लिबो और दूसरों को खबर मिली कि राजकुमार 97 ज़ू योंगवू की लोहे की रॉड भी कढ़ाई की सुई में बदल गई है और वे उसका इलाज करने के लिए पागलों की तरह डॉक्टर ढूंढ रहे थे। खबर सुनकर रो रहे ज़ू लिबो को अचानक दर्द कम हुआ। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और एक छोटी बच्ची की तरह सिसकने लगा। झांग मिंगली एक बूढ़ी मुर्गी की तरह अपने चूजे को बचा रही थी। उसने ज़ू लिबो को गले लगाया और उसे धीरे से दिलासा दिया। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शाही डॉक्टर बेबस होते गए, झांग मिंगली अब और शांत नहीं बैठ सकी। वह खुद स्वर्ग की पवित्रता के महल गई और पागल सम्राट ज़ू जेनवू से ज़ू लिबो का इलाज करने के लिए शाही डॉक्टर भेजने को कहा। इत्तेफाक से तीसरे नंबर के शाही डॉक्टर निंग तायू उस समय पागल सम्राट ज़ू जेनवू के शरीर की जांच कर रहे थे।
जब उन्हें ये खबर पता चली तो पागल सम्राट झू झेनवू ने तुरंत निंग ताइयू को झू लिबो का इलाज करने के लिए भेज दिया। निंग ताइयू ने पूरे 1 घंटे तक जांच की, लेकिन वह भी पीछे हटने में असमर्थ था। वह पहले और दूसरे नंबर के शाही डॉक्टरों से मदद मांगने गया। रास्ते में वह उस महल में भी गया जहां झू योंगवू रहता था। तभी वह स्वर्ग की पवित्रता के महल में लौटा और पागल सम्राट झू झेनवू को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टडी रूम में गया। लीबो और ब्रेव का क्या हाल है? पागल सम्राट झू झेनवू ने भौहें चढ़ाईं। निंग ताइयू ने अपना शरीर नीचे किया और कहा, हिज हाइनेस 89 और हिज हाइनेस 97 को कोई अजीब बीमारी लग गई है। उनकी इंसानी जड़ें कढ़ाई की सुइयों जितनी सिकुड़ गई हैं। मेरी राय में असल में इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। ये पागल सम्राट झू झेनवू हैरान रह गया। क्या तुम नाटक कर रहे हो? निंग ताइयू ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। उसके भेष बदलने की संभावना ज्यादा नहीं है। आखिर उसकी इंसानी जड़ें पहले ही ऐसी हो चुकी हैं। खुद को भेष बदलना नामुमकिन है। इसके अलावा अगर यह सिर्फ हिज हाइनेस 89 अकेले हैं तो यह एक भेष हो सकता है। हालांकि हिज हाइनेस 97 के साथ उसके भेष बदलने की संभावना असल में 0 है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सच में लाइलाज है? पागल सम्राट झू झेनवू ने पूछा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता महाराज, कृपया मुझे सजा दें। निंग ताइयू ने शर्म से सिर झुका लिया। इसके बारे में सोचकर लिबो और योंगवू में इतनी हिम्मत नहीं है। क्राउन प्रिंस के पद से बचने के लिए उन्होंने असल में अपनी जड़ों को ही कमज़ोर करने की हिम्मत की। ऐसा करने के बजाय वे अपनी ताकत को ही कमज़ोर कर सकते थे। पागल सम्राट झू झेनवू ने हाथ हिलाया। लेकिन ये बहुत अजीब है। एक ही दिन 2 राजकुमारों को यह अजीब बीमारी हो गई। इंसानों के किए हुए निशान बहुत साफ दिख रहे हैं। क्या आपको कुछ भी अजीब नहीं लगा? मैं नाकाबिल हूँ। मुझे पता नहीं चला कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। निंग ताइयू के चेहरे पर हैरानी थी। ऐसे में चलो दूसरे शाही डॉक्टरों के नतीजों का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या उनके पास कोई नतीजा है। पागल सम्राट झू झेनवू के चेहरे पर हैरानी थी। और हाँ, किसी से यह पता लगवाओ कि झू लिबो और झू योंगवू ने हाल ही में किसे नाराज किया है, साथ ही उन राजकुमारों और राजकुमारियों की भी जो उनसे नाराज हैं। देखो कि उनके बारे में कुछ भी शक वाला तो नहीं है।